पुनर्जन्म की आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी आपके मन में और भी कई सारे सवालों को जन्म देगी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हमारे देश की एकमात्र ऐसी कहानी है जिस पर वैज्ञानिकों ने भी अपनी मोहर लगाई है। तो ये कहानी शुरू होती है 1968 से। 1968 में उत्तर प्रदेश का एक शहर है इटावा, उसके पास एक गांव में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम है सुमित्रा। सुमित्रा के पिता जो हैं वो मज़दूरी का काम करते हैं, घर में माँ है, और क्योंकि परिवार बहुत गरीब है इसलिए ये किसी बड़े शहर में जाकर मज़दूरी करते हैं। घर पर माँ इसका पालन पोषण करती है। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि माँ की मौत हो जाती है। अब सुमित्रा छोटी है तो उसकी देखभाल कौन करेगा। पिता गांव में रहते नहीं हैं, वो बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं। तो वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ उसको पालन पोषण के लिए छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे सुमित्रा बड़ी होती है, लेकिन जिस रिश्तेदार के यहाँ उसका पालन पोषण हो रहा है वहाँ भी उसे अकेलापन काफ़ी सताता है। एक तो बचपन में ही माँ का साथ छूट गया, पिता का साथ कभी मिला नहीं क्योंकि वो मज़दूरी के लिए दूसरी जगह जाते थे। अब रिश्तेदार के यहाँ पल रही है तो वहाँ भी अकेलापन है। जब ये 13 साल की होती है तो उसका विवाह कर दिया जाता है जगदीश नाम के एक लड़के से। ये परिवार भी उतना ही गरीब है और ये शरीफपुरा नाम के गांव में रहते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 1984 का साल आ जाता है। अब 1984 में तकरीबन उम्र है सुमित्रा की 16 साल। तो 1984 के दिसंबर में वो एक बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे के जन्म के बाद वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि कोई है अब जो उसके जीवन में आया है जो हमेशा उसके पास रहेगा। वो पिता की तरह दूर नहीं चला जाएगा, पति की तरह, अच्छा पति जैसे शादी हुई थी वो भी दूर रहता था क्योंकि मजदूरी करने जाता था दूसरी जगहों पर। तो उसका अकेलापन उसकी ज़िंदगी में एक मुख्य मुद्दा रहा था शुरू से। तो अपने बच्चे को बड़ा प्यार से पालती पोसती है। बच्चा बड़ा हो रहा है। अब 1985 का अप्रैल महीना आ जाता है, यानी बच्चा करीब 5 महीने के आसपास का है। और इसका एक रोज़ाना का रूटीन ये था कि ये गांव के एक हिस्से में एक बहुत बड़ा कुआं था, वहाँ ये बाकी गांव वालों के साथ पानी भरने जाती थी। जब पानी भरने जाती थी तो भी बच्चे को अपने साथ लेके जाती थी। तो अप्रैल की एक दोपहर ये पानी भरने के लिए जाती है, और भी वहाँ गांव की और महिलाएं हैं, पानी भर रहे हैं सब। और उसका रूटीन ये था कि पानी भरा, एक हाथ में पानी का घड़ा और एक हाथ में बच्चे को दबाया और चलती चली जा रही है। पर इस दोपहर कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसकी ज़िंदगी एक हद तक बदलने वाली थी। अप्रैल के इस दिन उसने रोज़ाना की तरह पानी भरा, मटके को कमर पर लगाया, बच्चे को कलेजे से लगाया और वो चलती चली जा रही थी। आसपास कुछ और महिलाएं भी थीं, कुछ पानी भर के उसके पीछे पीछे चल रही थीं, कुछ पानी लेने जा रही थीं। मतलब गांव के काफ़ी लोग आसपास मौजूद थे। अचानक लोगों ने सुना कि एक बहुत बड़ी चीख की आवाज़ आती है, और इस चीख की आवाज़ के साथ ही उनकी नज़र गई सुमित्रा पर। और सुमित्रा को देखकर वो लोग घबरा गए, क्योंकि सुमित्रा जो अभी थोड़ी देर पहले एक हाथ में पानी का घड़ा एक हाथ में बच्चा लेकर चल रही थी, अचानक से देखते हैं लोग कि पानी का घड़ा तो नीचे गिरकर टूट गया है। बच्चे को तो उसने कलेजे से दबा रखा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से दबा रखा है, और जिस हाथ में घड़ा था वो हाथ ऊपर है और उंगलियां पीछे की ओर मुड़ी हुई हैं। उसकी आंखें गोल गोल घूम रही हैं और दांतों से आवाज़ आ रही है किट 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 करके, और बीच बीच में वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही है। उसका ये रूप देखकर वहाँ हर कोई हैरान रह गया। अब लोगों को लगा जैसे गांव में कहते हैं कि वो भूत प्रेत का चक्कर हो, ये बातें, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ये कुछ 5-7 मिनट तक ऐसा रहा, और उसके बाद एकदम से सुमित्रा नॉर्मल हो गई। जब वो नॉर्मल हुई तो उसने देखा अरे पानी तो गिर पड़ा, घड़ा टूट गया। फिर बच्चे को देखा, उसने रोने लगा था क्योंकि उसने इतनी ज़ोर से उसको जकड़ रखा था। तो बच्चे को चुप कराती है और फिर अचानक देखती है कि उसके आसपास के लोग उसे देख रहे हैं, तो पूछती है क्या हुआ क्या हुआ। अब गांव वाले इतने डरे हुए थे कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं बस ऐसे ही। अब हुआ ये कि
गांव में खुसर पुसर तो होने ही लगी कि भाई ये क्या हुआ था, कोई भूत प्रेत है कि दौरा पड़ा था, कोई बीमारी है, क्या है। इसके 4-5 दिन बाद ही ये चूल्हे पर खाना बना रही थी, बच्चा अलग सो रहा था, और अचानक से ये फिर वैसी ही मुद्रा लेती है, ज़ोर से चीखती है, दोनों हाथ ऊपर कर लेती है, क्योंकि पहले तो एक हाथ में बच्चा था इसलिए हाथ ऊपर नहीं किया था। इस बार दोनों हाथ ऊपर करती है, उंगलियां पीछे की ओर, आंखें घूम रही हैं गोल गोल, और दांत से किटकिट की आवाज़ आ रही है और सांस ले रही है। उस वक्त घर में इसकी सास मौजूद थी। उसने ये रूप देखा तो वो घबरा गई। फिर वही हुआ, 5 मिनट तक वो ऐसी रही, उसके बाद सब नॉर्मल और वो सब भूल गई। अब ये जो दूसरा इंसिडेंट हुआ और जो पहला इंसिडेंट हुआ, गांव छोटा ही था, लोगों के बीच चर्चा होने लगी और लोगों ने इसको बताया, इसकी सास को, कि भाई फला फला दिन ऐसा हुआ था, तब ये पानी भर रही थी। अब एक बात ये तय हुई कि अब इसके साथ हर समय कोई व्यक्ति रहे जो इसके बच्चे को संभाले, क्योंकि अगर बच्चे को नहीं संभाला गया और बच्चे के साथ ये दौरा पड़ा तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो ये तय हुआ कि बच्चे को उससे थोड़ा सा अलग रखा जाएगा, या अकेले तो नहीं छोड़ा जाएगा बच्चे के साथ। अगर ये बच्चे के साथ है तो कोई और भी साथ में होना चाहिए। अब ये सब चलता रहा और हर कुछ दिनों बाद ऐसा होता था। अच्छा, इस बीच इसके पति को भी सूचना दी गई। पति दूर शहर में रहता था, वो भी दौड़ा दौड़ा आया। उसने भी पूछा आके कि भाई क्या हो जाता है तुम्हें। उसने कहा कुछ नहीं, उसे तो कुछ याद ही नहीं। खैर, अब लोगों को समझ में आ गया कि इसे ऐसे दौरे पड़ते हैं, और जब दौरा पड़ता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता है। ये बात अप्रैल 1985 की है। धीरे धीरे 3 महीने और बीत गए और 16 जुलाई का समय आ गया। अब 16 जुलाई को फिर ऐसा ही हुआ। उसे फिर दौरा पड़ा, हाथ ऊपर हो गए, आंखें घूमने लगीं, दांत से किटकिट की आवाज़ आ रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी। लेकिन इस दिन कुछ अलग हुआ, और वो अलग ये कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, और टूटी फूटी आवाज़ में जो उसने कहा वो बहुत हैरान कर देने वाला था। जब उसकी ऐसी स्थिति हुई तो उस वक्त बहुत सारे पड़ोसी, उसका पति, उसकी सास और कई सारे लोग मौजूद थे। उनके सामने उसे दौरा पड़ा था। खुशकिस्मती से बच्चा हाथ में नहीं था। वो कहती है कि आज से ठीक 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। अब ये सुनकर हर कोई सहम गया। खैर, फिर वही हुआ। कुछ समय बाद वो नॉर्मल हो गई। जब वो नॉर्मल हुई तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या हो जाता है, तुम ये मरने की क्या बात कर रही थी, क्या होने वाला है। कहती मुझे कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब उसे बताया जाता, उसका पति बताता है कि भाई तुमने कहा तुम 3 दिन बाद मर जाओगी, ऐसा तुमने क्यों कहा। तो कहती है ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने तो नहीं कहा। खैर, अब सब लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि 16 जुलाई है और इसके कहे के मुताबिक ये 19 जुलाई को मरने वाली है। इतनी कुछ अजीब चीज़ें इसके साथ हो रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कुछ अनहोनी हो जाए। उसको भी बता दिया गया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तुमने बोला है। तो 19 जुलाई को वो तय करती है कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जिसमें उसे थोड़ा सा भी खतरा हो। जैसे वो जंगल की तरफ नहीं जाएगी, वो कुएं से पानी निकालने नहीं जाएगी, वो खाना नहीं बनाएगी, वो किसी ऊंचाई पर नहीं चढ़ेगी जहाँ हल्का सा भी खतरा हो सकता है, आग लगने का, गिरने का, किसी के अटैक करने का। उसने कहा मैं दिन भर घर में रहूँगी। अब 19 जुलाई की सुबह बीत जाती है, दोपहर बीत जाती है। शाम को उसे थोड़ी सी घुटन महसूस होती है घर में रहते रहते, तो वो अपने दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है कि थोड़ी हवा खा लूँ। जब ये हवा खा रही है तो वहीं से इसकी एक कोई पड़ोसन है जान पहचान की, वो निकल रही है, तो उसे आवाज़ देकर बुलाती है, उससे बात करती है। फिर वो पड़ोसन उससे पूछने लगती है भाई तुम्हारा बच्चा ठीक है, अब तुम ठीक हो। तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस पड़ोसन को भी पता है, पूरे गांव को पता है कि 16 जुलाई को उसने कहा है कि 3 दिन बाद ये मर जाएगी, और आज 19 जुलाई है। ये बात चल रही है इनके बीच, बातचीत नॉर्मल हंसी ठिठोली जैसे बातचीत होती है दो दोस्तों में, वो हो रही है। अचानक ये जो सुमित्रा है वो एकदम से चुप हो जाती है और उसके दोनों हाथ ऊपर। इस बार उसकी आंखें भी नहीं घूम रही हैं, दांत भी नहीं किटकिटा रहे हैं, कुछ नहीं, बस ये जड़ जैसी हो गई, एकदम जड़वत, चट्टान। अब ये देखकर उसकी जो पड़ोसन दोस्त है वो हैरान रह जाती है, उसको छूती है, धक्का देती है, तो धक्का देने पर भी गिरती नहीं है, एकदम जैसे चट्टान की तरह खड़ी हो गई है। अब वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोने लगती है पड़ोसन। उसको लगता है कि ये बात सच हो गई। सारी उसकी चीख वीख सुन के घर के लोग भी बाहर निकल कर आते हैं और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है।
और डॉक्टर जो आता है वो ये कहता है कि भाई अब इनकी सांस नहीं चल रही है, दिल की धड़कनें रुकी हुई हैं, नब्ज़ नहीं मिल रही इनकी, यानी इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये 16 जुलाई को उसने कहा था और 19 जुलाई को वाकई ऐसा हो गया और कुछ हुआ भी नहीं। खड़े खड़े बात करते करते, कोई अटैक नहीं, कोई किसी तरीक़े का खतरा नहीं। खैर गांव में रोडना पीटना मच जाता है, पति भी परेशान हो जाता है, बच्चा छोटा है अभी 6 महीने का, क्या होगा, ये सब बातें होने लगती हैं। और फिर ये होता है कि अब अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए। अब अंतिम संस्कार की जो तैयारी चल रही है उसमें गांव की महिलाओं को बुलाया जाता है और गांव के पास ही एक खुले में उनका अंतिम संस्कार करना है। शमशान वगैरह बना नहीं था उस वक्त तक, पिछड़े गांव थे उस ज़माने में। अब जो गांव की स्त्रियां आई हैं वो उसका श्रृंगार कर रही हैं और इधर श्रृंगार चल रहा है और इधर रोना पीटना चल रहा है, लोग आ रहे हैं, बातें हो रही हैं। अभी श्रृंगार वगैरह चल ही रहा था, कुछ 30-40 मिनट बीते थे जैसा होता है अंतिम संस्कार के समय। अचानक से जो श्रृंगार करने वाली एक महिला थी वो चीख कर भागती है बाहर की तरफ और फिर उसके पीछे दूसरी महिलाएं भी भागती हैं। ये देखकर सब कहते हैं क्या हुआ? तो वो महिला बहुत डरी है और धीरे धीरे बताती है, कहती है कि उसने आंखें खोली हैं, वो जिंदा है। तो लोगों को लगता है वहम हुआ होगा। अब ये देखकर वहाँ पे कुछ लोग और हिम्मत करके आते हैं। अच्छा, श्रृंगार वगैरह चल रहा है तो उसके वस्त्र वगैरह ठीक नहीं है, तो चादर से फिर पहनाया जाता है, उड़ाया जाता है और फिर कुछ लोग आते हैं देखने। तो देखते हैं कि उसकी आंखें खुली हुई हैं वाकई और वो एकदम से उठ गई है और कह रही है ये क्या चल रहा है। तो हर कोई घबरा जाता है। फिर औरतें वगैरह घेर लेती हैं उसको, कपड़े वपड़े ठीक करती हैं, फिर उससे कहती हैं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है। अब वो उसको बताने की भी किसी की हिम्मत नहीं कि भी तुम्हारी मृत्यु हो गई थी और तुमने ऐसा ऐसा कहा था। ये सब बातें किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कहने की। अब वो आसपास लोगों से पूछना शुरू करती है, भाई तुम कौन हो? किसी को पहचान ही नहीं रही है। उसका पति आता है रोते रोते, तो उसका रोना शुरू हो गया कि क्या हो गया था, लेकिन वो अपने पति को भी दूर हटा देती है और कहती है कि मैं तुम्हें भी नहीं जानती, कौन हो तुम? अब ये देखकर हर कोई हैरान है। उसे उसका बच्चा दिखाया जाता है लेकिन वो बच्चे को भी नहीं पहचानती है और वो ज़िद पर अड़ जाती है कि मैं तुम में से किसी को नहीं पहचानती, मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ नहीं पता। और फिर उठकर अपने कपड़े वपड़े ठीक करने लगती है। ये सब देखकर हर कोई हैरान कि क्या हो गया। इधर सब कुछ सामान्य करने की लोग कोशिश करते हैं कि चलो इसके अंदर प्राण तो आए, भले पहचान नहीं रही है। वैद्य भी आ गए, डॉक्टर भी आ गए, सब ने देखा भाला, किसी को समझ में नहीं आ रहा। कह तो यही रहे थे कि हाँ भाई जीवित हो गई है, ये चल रही है, इसकी सांसें चल रही हैं, दिल की धड़कनें चल रही हैं। अब ये पहचान नहीं पा रही, हो सकता कोई शौक लगा हो, सदमा हो। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, लेकिन इन बीतने वाले दिनों में कुछ बदल रहा होता है और बदलता ये है कि ये सुमित्रा जो है, जिसका पुनर्जन्म हम कह सकते हैं कि हो गया है, वो कुछ पत्र लिखने लगती है और गांव के पास ही जो डाकघर था अपने पति से कहती है कि इसे वहाँ डाल कर आओ। अब हैरानी की बात ये थी कि जो सुमित्रा थी वो तो पढ़ी लिखी ही नहीं थी और ये अंग्रेज़ी में लेटर लिख रही है। एक ऐसी महिला जैसे गांव की भाषा बोलनी आती है, जो कभी स्कूल नहीं गई, वो अचानक कैसे अंग्रेज़ी में चिट्ठी लिख रही है, किसी के समझ के बाहर है। ऐसा करते हुए कई महीने बीत जाते हैं और करीब 4-5 महीने के बाद में अक्टूबर का महीना आता है, माफ़ कीजिएगा, जुलाई से, ये 19 जुलाई की घटना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 20 अक्टूबर आ जाता है। 20 अक्टूबर के दिन एक बड़ा राज खुलने वाला था। ये जो गांव है जहां सुमित्रा रहती है, शरीफपुरा, यहाँ एक शख्स आता है ढूंढता हुआ और कहता है कि इस गांव में ऐसी कोई महिला है जिसे कुछ भूल जाता है, फिर कुछ याद आता है, जो कुछ अजीब अजीब बातें करती है। कोई ऐसी महिला है तो बताइए। पूछने पर पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसी ऐसी घटना हुई है फलां घर में, तो चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं। ये वहाँ पहुँचते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। इस घर से चिट्ठियाँ आ रही मेरे पास, इस घर में कौन महिला रहती है।
और वो अपना नाम बताते हैं राम सिया त्रिपाठी, और कहते हैं कि मैं दिबियापुर नाम का एक गांव है यहाँ से 80 किलोमीटर दूर, वहाँ से आया हूँ और मुझे चिट्ठियाँ मिल रही हैं। पहले तो मैंने उन चिट्ठियों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उन चिट्ठियों में कुछ ऐसी बातें लिखी थी कि वो बातें मुझे यहाँ तक खींच कर लाईं। पूछा जाता है भाई क्या हो गया, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। तो वो ज़ोर से अपना नाम लेते हैं, कहते हैं मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है। अब राम सिया त्रिपाठी का नाम सुनकर अंदर से जो सुमित्रा है, जिसका पुनर्जन्म हो गया है या दोबारा जिसमें ज़िंदगी आ गई है, जो सब भूल गई है, वो दौड़ती हुई आती है और उन्हें गले से लगा लेती है। वो एकदम हैरान रह जाते हैं राम सिया त्रिपाठी, कौन ये औरत है, क्या हो गया, मेरे गले क्यों लग रही है। अब वो ये कहती है कि आप मेरे पिता हैं। वो हैरान रह जाते हैं, वहाँ पे सारे लोग हैरान, इनको कभी देखा नहीं, इसके पिता तो कोई और थे, अपने पति को पहचानती नहीं, बच्चे को पहचानती नहीं, हमें किसी को पहचानती नहीं, ये किसी गांव से आए हैं, कह रहे हैं कि ये मेरे पिता हैं, कह रही है। अब अपने साथ राम सिया त्रिपाठी एक बैग लाए थे, बैग में एक एल्बम थी और उन एल्बम में 15 तस्वीरें थीं। उन्होंने उन तस्वीरों को उसके सामने रखा कि अगर तुम मेरी बेटी हो तो बताओ ये कौन है। वो जो एल्बम था वो असल में एक शादी का एल्बम था और उसमें सुमित्रा सबको पहचानना शुरू करती है और सुमित्रा कहती है कि ये मेरी सास है, ये मेरा देवर है, ये मेरा भाई है, ऐसे बहुत सारे लोगों को पहचानती है। और फिर एक जगह आकर रुक जाती है एक लड़की की तस्वीर पर और उंगली रखकर सहम सी जाती है। तो उसके जो पिता, जैसे वो पिता कह रही है राम सिया त्रिपाठी, वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही बता रही हो, ये भी तो बताओ ये कौन है, इस पर रुक क्यों रही हो। तो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से और फिर कहती है कि ये मेरी ननद है और इसी ने मुझे सर पर पत्थर मार के जान से मार डाला था। अब ये सुनकर राम सिया त्रिपाठी भी रोने लगते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं और फिर घर वालों को एक कहानी बताते हैं। 18 जुलाई 1985 की बात है, 18 जुलाई 1985। मेरी बेटी, जिसका जन्म 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था, जिसकी शादी मैंने ठीक ठाक अच्छे घर में की थी, खूब पढ़ी लिखी थी, हालांकि इसके ससुराल में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था, पर ये खूब पढ़ी लिखी थी। पास ही के गांव में मैंने शादी की थी। वहाँ इसके जो ससुराल वाले थे वो उसे परेशान करते थे और ये उनसे परेशान रहती थी। वो उससे जलते थे काफ़ी क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ससुराल में इतना पढ़ा लिखा कोई था नहीं और उससे दहेज वगैरह मांगते थे। ये कहती थी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्यों दहेज दूँगी। और राम सिया त्रिपाठी कहते हैं 18 जुलाई 1985 के दिन हमें ये सूचना मिली कि हमारी बेटी ने खुदकुशी कर ली है और हमें रेलवे ट्रैक पर भेजा गया जहाँ इसका शरीर पड़ा था, जिस पर सर पर घाव था पत्थर का, और कहा यह गया कि ये ट्रेन से टकराकर ये ख़त्म हो गई। अब ये कहानी बहुत हैरान करने वाली थी और वो बताते हैं कि मेरी बेटी का नाम शिवा था। तो यहाँ सुमित्रा कहती कि हाँ मैं ही तो शिवा हूँ, मैं ही आपकी शिवा हूँ और आपने मेरी राइटिंग नहीं पहचानी, आप तो मेरी राइटिंग पहचानते थे, आपको शक भी क्यों हुआ कि मैं नहीं हो सकती, मैं ही तो हूँ आपकी शिवा। अब ये सारी चीज़ें देखकर हर कोई हैरान। अब इसे उस गांव में लेकर जाया जाता है इसके पिछले जन्म के बच्चों के पास, के 2 बच्चे भी हैं, रिंकू और टिंकू। ये रिंकू टिंकू को पहचान लेती है, हालांकि अपने ससुराल के किसी भी शख्स से मिलना नहीं चाहती, अपने पति तक से नहीं मिलना चाहती क्योंकि मानती है कि इसका पति भी इसे परेशान करता था ससुराल वालों के साथ मिलकर। अब ये अपने बच्चों को अपनाती है वहाँ जाकर और फिर धीरे धीरे इसको समझ में आता है कि इसका पुनर्जन्म हुआ है, तो ये सुमित्रा के पति जगदीश को भी अपनाती है। पहले तो उसे पराया मर्द कहकर झड़क देती थी, फिर वो अपने इस बच्चे को भी अपनाती है जो सुमित्रा का था। अब इस पूरे मामले पर एक रिसर्च शुरू होती है, गांव में खबर फैलती है, अखबारों में न्यूज़ छपनी शुरू होती है और जो सारी बात निकलकर सामने आती है वो ये कि पहली बात, सुमित्रा के शरीर में जो शिवा आ गई थी, इसने अपने पिछले जन्म के सभी रिश्तेदारों को पहचान लिया, अपनी मौत का कारण बता दिया, अपने बच्चों को पहचान लिया, साथ ही उसने
बिल्कुल उसी हैंडराइटिंग में लेटर्स लिखे अपने पिता को, जो कि असल में उनकी बेटी शिवा की हैंडराइटिंग थी, यानी उसकी हैंडराइटिंग तक मेल खा रही थी। इसके बाद कई सारे लोग इस गांव में रिसर्च के लिए पहुंचे, कई सारे यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड प्रोफेसर्स, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए उसके साथ, बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स दिखाए, बहुत सारी चीज़ें क्रॉस चेक की। तमाम चीज़ों के बाद विज्ञान ने भी माना कि ये तो वाकई एक री इनकारनेशन का केस है। अब जब सारी स्थिति, क्योंकि शिवा की आत्मा सुमित्रा के शरीर में आ गई थी, और ये इंसिडेंट हुआ था 18 जुलाई को, जबकि 16 जुलाई को सुमित्रा ने पहले ही कह दिया था कि वो 19 को मरने वाली है, और वो 19 को मरती भी है। इधर 19 को मरने के बाद इसके शरीर में जो आत्मा आती है वो शिवा की आती है, और शिवा की जो मृत्यु है वो 19 जुलाई से एक दिन पहले 18 जुलाई को हो चुकी थी। इस पूरे मामले पर कई बार रिसर्च भी हुई है। बहुत सारे लोगों ने, जब तक शिवा या यूं कहें कि सुमित्रा जीवित थी, इनके इंटरव्यूज़ भी हुए। असल में सुमित्रा जो थी वो 1998 तक जीवित रहीं। 1998 में इनकी मृत्यु हुई, और इसके करीब 2 साल बाद जो उनके पति हैं जगदीश, उनकी भी मृत्यु हो गई। और इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनका जो पिछले जन्म में जो मर्डर किया था उसका क्या हुआ, क्या वो केस खुला, क्या उनकी ननद को सज़ा हुई, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पूरा मामला है ये बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने इस बात को सत्यापित किया कि हाँ, ये शिवा की आत्मा ही सुमित्रा के शरीर में आई है। लेकिन सुमित्रा को कैसे पता था कि वो 19 जुलाई को मर जाएगी, कोई नहीं जानता, क्योंकि तब तक तो शिवा की भी मौत नहीं हुई थी। अगर हम 16 जुलाई की बात करें, जबकि सुमित्रा ये प्रेडिक्ट कर रही है कि वो 3 दिन बाद मरने वाली है, तब तक तो शिवा भी जिंदा थी। शिवा तो 18 जुलाई को डेथ होती है, और सुमित्रा की 19 जुलाई को होती है, और उसके बाद 19 जुलाई की शाम को शिवा की आत्मा इसमें प्रवेश करती है। खैर, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें कभी मिल नहीं पाते, क्योंकि इंसान की जो पहुंच है वो भी एक स्तर तक है। 1998 में एक बीमारी के बाद जब सुमित्रा का निधन हुआ, लोग आज भी उस गांव में बातें करते हैं, और उसके 2 साल बाद उसके पति की भी मृत्यु हो गई। उसने अपने पति के साथ भी ठीक ठाक रिलेशंस रखे, और दोनों जन्म के बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन रखे। उसे अपने पिछले जन्म के बच्चे तो याद ही थे, इस जन्म के इस बच्चे के साथ भी अच्छा रिलेशन रखा। और इस गांव में जो ये कहानी है ये आज भी कही जाती है। गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इस कहानी से जुड़ी बहुत सी बातें मिल जाएंगी। तो ये थी पुनर्जन्म की एक और कहानी। अगर आप आगे भी इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय घटनाएं आपके लिए लेकर आते रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ये हम तभी मानेंगे जब आप इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर शेयर करेंगे।